अक्सर ऐसी बातें की जाती हैं कि जो पेड़ होते हैं वो हम इंसानों को बहुत सारी चीजें देते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग ही बताने वाली हूँ पेड़ों के बारे में कि ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो इंसान की जान भी ले लेते हैं। गिर के नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बात कुछ अलग है। ऐसी ही एक पेड़ की बात मैं आज आपसे करने वाली हूँ जहाँ पर रात में तो क्या दिन में भी नहीं जाना चाहिए, इसके आसपास कदम भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा खौफनाक है ये पेड़। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा गांव में है। यह एक पेड़ है और जो हॉरर एक्सपीरियंस जिस इंसान को हुआ था उस बूढ़े इंसान को पता ही नहीं था कि एक पेड़ की तरफ वह अपनी छांव के लिए जा रहा है, लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिलने वाला है उसको कुछ भी भनक भी नहीं थी कि उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। उसको नहीं पता कि इस पेड़ के काले साए में ऐसी कौन सी प्रेत आत्मा भटकती है जिससे एक बार अगर किसी इंसान की मुलाकात हो जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। तो क्या थी ये कहानी, वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अब यह वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्ट्रियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, आज की कहानी माधव की है जो कि कई सालों पहले कांगड़ा गांव में आया था जो कि हिमाचल प्रदेश में है। असल में ऐसा बताया जाता है कि इस कहानी में जो माधव था वो शहर में रहा करता था, लेकिन वहां पर उसका बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान हो गया था जिसकी वो भरपाई नहीं कर पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अब इस शहर में रह के कोई फायदा नहीं है। उसने अपनी फैमिली वालों से बात की और उसके फैमिली वालों ने कहा कि क्यों ना हम लोग गांव में चले जाएं, वहां पर हमारा घर तो है ही, हम वहीं पर जाकर रह लेते हैं। सब लोगों ने सहमति दी। माधव ने अपने दिल पर पत्थर रख के बोला कि चलो ठीक है, हम लोग जाते हैं। गांव में जाकर हम लोग बच जाएंगे कुछ वक्त के लिए, जब तक सब चीजें ठीक ना हो जाएं। वो लोग अब गांव में आ गए थे। आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते अभी ना चीजें संभल रही थीं उसकी फैमिली में भी। उसके फैमिली वाले आहिस्ता आहिस्ता खुश भी हो रहे थे क्योंकि माधव ने अभी गांव में जाकर छोटा मोटा कुछ ऐसा बिजनेस सा खोल लिया था और उसके फैमिली वाले भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि चलो कम से कम गांव में आकर कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन ये जो फैसला था ना माधव का, ये जो उस फैमिली की खुशी थी, ये भी बस कुछ ही पल में मातम में बदलने वाली थी। सो गाइज, अब ये एक बार की बात है कि माधव अपना सब काम वगैरह खत्म करके साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा था। सब काम खत्म हो गया था, घर पे जाना था उसे। साइकिल चला रहा है नॉर्मली, शाम का वक्त है, लेकिन कुछ चीजें अभी बिगड़ने वाली थीं। जब वो साइकिल से जा रहा था अपने घर की तरफ तो फिर ना आसपास बहुत सारे लोग थे जो वो देख सकता था। फिर उसको याद आया कि अरे यार, शाम का वक्त हो रहा है लेकिन मुझे ना घर जल्दी पहुंचना है और उसके दोस्त ने उसको कुछ दिनों पहले बोला था कि तेरे घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है, तू उसको कभी भी अपना सकता है। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, वैसे भी जस्ट अभी शाम ही हुई है, ऐसा नहीं कि आधी रात का वक्त है, तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसने बोला शाम का वक्त है, सब कुछ ठीक लग रहा है। फिर उसने अपनी जो साइकिल है ना, वो एक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ ली जिस रास्ते की तरफ कोई भी नहीं जा रहा था। जैसे ही उसने अपनी साइकिल को उस रास्ते की तरफ मोड़ा, सारे गांव वाले उसको देखने लग गए कि जैसे कि ये इंसान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। माधव ने भी थोड़ा सा गौर किया, अरे ये लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं यार। क्योंकि गाइज, एक और चीज ना वहां पे कुछ अलग थी। वो जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते पे उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो चाहे एकदम दूर देखे या फिर आसपास देखे, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। अभी कुछ देर साइकिल चलाने के बाद माधव को एक चीज का एहसास हो रहा था कि अभी ये जो रास्ता है इतना ज्यादा नहीं है, अब 10-15 मिनट में मैं अपने वो नॉर्मल वाले रूट पे वापस पहुंच जाऊंगा। अब चलते चलते ना वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। उस जगह पे आसपास कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं, सब एकदम खामोश है, सन्नाटा है, कोई भी नहीं है रास्ते में। बट स्टिल उसको रास्ते में थोड़ा ही करीब में खेत में एक आलीशान सा पेड़ दिखा, इतना बड़ा पेड़। और उसने बोला भाई, बहुत अच्छी छांव है यार यहाँ पे, और अभी तो शाम हो रही है और हल्की हल्की धूप भी है, गर्मी हो रही है, थक भी चुका हूं मैं,
फिर उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लेता है। उसने अपनी साइकिल उस पेड़ के छांव के पास रोकी और खुद भी अपना जो कपड़ा था, गमछा था, उसको बिछा के वो उसके ऊपर बैठ गया। अब बैठने के बाद वो छांव इतनी ज्यादा ठंडी लग रही थी उसे कि उसको धीरे धीरे करके नींद आने लग गई। उसने बोला, चलो ठीक है, एक झपकी तो ले ही सकता हूं मैं, ठीक होगा, कुछ ऐसा गलत तो होने वाला है नहीं। उसकी जैसे ही झपकी लगी वैसे ही ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई और वो उसके हाथ पे गिरा। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके बाजू में एक सिंदूर का छोटा सा बॉक्स था, एक सिंदूर का डिब्बा था। उसने बोला, आसपास तो कोई भी नहीं है, ये ऊपर से कैसे गिर गया? और पेड़ के ऊपर से सिंदूर की डिब्बी, इसका कोई भी लिंक ही नहीं है। फिर उसने वो सिंदूर की डिब्बी खोलने की कोशिश की, वो खुल ही नहीं रही थी। फिर उसने थोड़ा झटके से खोला तो वो पूरा सिंदूर माधव की आंखों में चला गया। अब माधव को थोड़ी देर के लिए सब कुछ एकदम धुंधला धुंधला सा लगने लग गया था। वो आसपास अपनी साइकिल को ढूंढने लग गया था क्योंकि उसकी साइकिल में ही एक थैली थी और उस थैली के अंदर एक पानी की बोतल थी। वो पानी की बोतल ढूंढ रहा था। कैसे कैसे करके उसने साइकिल ढूंढी, थैली ढूंढी एंड उसमें से एक पानी की बोतल निकाली। पानी की बोतल निकालने के बाद उसने अपने मुंह पे थोड़ा सा पानी छिड़का और फिर ना उसने अपना चेहरा साफ करने के बाद देखा कि उसकी नजरों के ठीक सामने एक लड़की खड़ी है और वो जो लड़की थी वो उसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही थी। वो कोई गांव की लड़की नहीं लग रही थी। लड़की तो थी, उसके जो कपड़े थे बहुत एकदम ही पुराने टाइप के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है, शायद से एट लीस्ट एक्सीडेंट ही हुआ होगा, इसलिए उसकी हालत ऐसी है। माधव ने फिर उसको पूछा कि आप ठीक हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला कि आपकी मैं कुछ मदद कर सकता हूं। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। माधव को थोड़ा सा शौक लगने लगा। फिर कुछ देर बाद माधव ने उसको वापस से पूछा, मैं आपको कहीं पे छोड़ दूं? आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं मैं? वो लड़की फाइनली थोड़ी सी हिली और वो भागते हुए उस पेड़ के पीछे जाके छुप गई। माधव थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ कि मतलब ये क्या हो गया, इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और वो पीछे जाके छुप गई है। फिर माधव ने थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा पीछे करके उसकी तरफ देखा कि वो लड़की गई कहाँ है। उसने देखा कि वो लड़की उस पेड़ के पीछे छुपी हुई है। अपनी गर्दन को बाहर निकाल के माधव को देखकर हंस रही थी, जैसे कि वो माधव को किसी बात के लिए चिढ़ा रही हो। माधव ये सारी चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा उठा था। एकदम डर गया था वो कि ये सब कुछ हो क्या रहा है उसके साथ, क्योंकि अब वो लड़की पूरी तरीके से छुप चुकी थी। अब उसने पेड़ के पीछे अपनी गर्दन भी हटा ली थी। फिर उसने बोला, मैं भी जाके देखता हूं कि ये लड़की असल में है कौन, ये किस तरीके का खेल खेल रही है मेरे साथ। वो गया भागते हुए उस पेड़ के पीछे, ने देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। आसपास नजरें घुमा रहा है, वहां पे कोई भी नहीं है। गाइस, अचानक से पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई। उसने ऊपर की तरफ देखा और वो लड़की ऊपर ही थी, बैठी हुई थी, नीचे की तरफ देख रही थी। उसके हाथ और उसके मुंह से लहू टपक रहा था, जो कि सीधा माधव के चेहरे पे जाके लग रहा था। माधव एकदम बहुत ज्यादा घबरा उठा था कि ये क्या हो रहा है अभी उसके साथ। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। वो चिल्लाए जा रहा था मदद के लिए, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा था उसे, क्योंकि वहां पे असल में था ही कोई नहीं। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी यहाँ पे आकर। उसने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और उसी रास्ते से वो अपने घर की तरफ भागा। भागते भागते वो बार बार पीछे भी देख रहा था कि वो लड़की कहीं उसके पीछे तो नहीं आ रही, उसका साया बनके। उसको एक और बात समझ में आ गई थी कि ये लड़की कोई इंसान नहीं है, उसी पेड़ से जुड़ी हुई एक आत्मा है। अब डर के मारे माधव को ऐसी सोचें आ रही थीं कि वो शायद मेरे पीछे आ सकती है। उसने जो साइकिल की जो पैडल होती है उसको जोर जोर का मारना शुरू कर दिया और उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर के पास पहुंच रहा है। यही करते करते उसको 10-15 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन उसने वापस से उसी पेड़ को आते हुआ देखा। उसने देखा कि वही पेड़ के करीब में दोबारा से जा रहा हूं। उसने साइकिल को रोक दिया और उसने अपनी घड़ी की तरफ देख के बोला
कि 10 से 15 मिनट तो गुजर चुके हैं आराम से, मैं इसी पेड़ के पास वापस कैसे आ सकता हूं? उसने रास्ते की तरफ देखा और बोला कि ये रास्ता तो कोई गोल भी नहीं है जो मैं बार बार इसी जगह पे आ रहा हूं। ये एकदम सीधा रास्ता है और इस रास्ते से मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। उसने वापस से यही कोशिश की। वापस से उसने अपने पैडल को जोर जोर का मारना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन वो हर वक्त उसी पेड़ के पास वापस से आता जा रहा था। अब यही कोशिशें वो 10 से 15 बार कर चुका था। माधव फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे बहुत सारे पैरानॉर्मल एंटिटीज होते हैं जिनके साथ अगर आपकी भेंट मुलाकात हो जाए तो उस वक्त आप चकवा का शिकार बन सकते हो। चकवा का शिकार मतलब अगर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी आपसे जुड़ जाए तो उस वक्त वो आपको उससे दूर नहीं होने देती, जुदा नहीं होने देती। वो बार बार आपको उसी सर्कल में घुमाती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो, लेकिन वो नहीं होगा। आप सिर्फ उसी के करीब आते जाओगे। जितनी कोशिशें करोगे आप उसके करीब आते जाओगे। और यही माधव के साथ भी हो रहा था। वो एक चकवा में फंस चुका था। अब बार बार एक चकवा का शिकार होने के बाद माधव पूरी तरह से थक चुका था। एंड ही वाज लाइक, क्या अब मुझसे और नहीं हो रहा? अगर उस प्रेत आत्मा को मेरी जान ले लेनी है तो ले लो, मैं थक चुका हूं अभी। फिर उसने वापस से थोड़ी हिम्मत करके उस पेड़ की तरफ नजर घुमाई। नजर घुमाने के बाद उसने देखा कि वो लड़की अब भी उसी पेड़ के पास खड़ी है। माधव ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो लड़की माधव को देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लग गई। एक अलग, एकदम क्रीपी वे में वो मुस्कुराने लग गई थी। माधव को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके पास गया, हिम्मत जुटाकर उसके पास गया, अपने दोनों हाथ जोड़े और उसको कहा कि मुझसे गलती हो गई। आइंदा से किसी भी प्रेत आत्मा का मैं कोई भी सामान नहीं छूंगा। आइंदा से किसी भी प्रेत आत्मा पे मैं कभी भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा, मुझे बस माफ कर दो। माधव को अंदर ही अंदर ये सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रहा था कि जिस भी जगह पे प्रेत आत्माओं का वास होता है वहां पे अपने कदम ना ही रखें तो अच्छा है, वरना वो सिर्फ और सिर्फ मनहूसियत ही आपके कदमों से आपके घर तक आ जाएगी और कुछ नहीं होगा। अब माधव बस अपना चेहरा नीचे करके जमीन की तरफ रख के माफी ही मांग रहा था। हाथ उसके जुड़े हुए थे। काफी देर तक उसने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया। इतनी ज्यादा माफी मांगने के बाद उसके कंधे पे उसको एक हाथ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसको बुलाया है। हिम्मत जुटा के उसने अपनी आंखें खोली। सामने देखा तो सामने कोई नहीं था। पीछे देखा तो पीछे बहुत सारे गांव वाले थे। फिर माधव ने उनको बताया कि क्या क्या चीजें हुई हैं। फिर उन गांव वालों ने बोला कि अभी तो बेटा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यहां से निकलना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारा पहला काम है कि यहां से हम लोग सही सलामत बाहर निकलें। फिर माधव उन्हीं के साथ वापस चला गया अपने घर। जब वो सारे गांव वाले माधव को उसके घर पर छोड़ने जा रहे थे ना, तो फिर रास्ते में ही एक गांव का सदस्य बाहर आया उस भीड़ में से। उसने कहा कि माधव, आपने जो भी देखा है वो सब कुछ सच है, इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। जो चकवा था वो भी सच था, जो इतना आप घूम रहे थे वो भी सच था, जो लड़की को आपने देखा वो भी सच था। ये सारी चीजें कोई और नहीं बल्कि उसी पेड़ का जो एक काला साया है वही करवा रहा है। उस पेड़ में एक भटकती हुई प्रेत रहती है जो कि कई सालों पहले उसने वहां पर जाकर अपनी मौत को अपना लिया था। वहां पर जाकर उसने खुदकुशी कर ली थी। ये खुदकुशी करने के दौरान उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। अपने सारे लहू को अपने हाथों में रख के उसने ऐसे करते करते उस पेड़ की हर एक टहनी में अपना घम छुपा दिया है। उसका दर्द है वहां पे। वो पूरे पेड़ को कैप्चर कर चुकी है। पूरा साया उसके ऊपर ही है, वहीं पे उसकी आत्मा भटकती है। ऐसा बताया जाता है कि उस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा दुख ही देखा है
और इसी वजह से वो आने जाने वाले लोगों को भी दुख देना चाहती है। सबको सिर्फ दुख में ही देखना चाहती है और यही चीज शायद वो आपके साथ भी करना चाहती थी। इसीलिए इस रास्ते में कोई भी नहीं आता जाता। आप भी जब जा रहे होंगे इस रास्ते से, आपने भी देखा होगा कि इस रास्ते पे ना बंदा था ना बंदे की जात, क्योंकि यहाँ पे जाना हमारे लिए एकदम रेस्ट्रिक्टेड है, मना है यहाँ पे जाना। ये गलती शायद आपने करी है, लेकिन आइंदा मत करना। शाम हो जाने के बाद या फिर सुबह में या दोपहर में या रात में यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़की आपको और आपकी जिंदगी को सिर्फ एक खेल समझेगी। और जहाँ तक आपके घर पे पहुँचने का सवाल है, कितना भी वक्त लगे, कोई शॉर्टकट मत आजमाओ, क्योंकि एक छोटे रास्ते से आपके घर पे जाने की कीमत आपको सिर्फ एक ही चीज से देनी होगी, और वो है मौत से। इस पूरे हादसे के बाद माधव इतना ज्यादा घबरा उठा था, इतना ज्यादा डर गया था कि अभी उसको कई दिनों तक के लिए बुखार चढ़ चुका था। असल में गाइज, आजकल ऐसा होने लग गया था उसके साथ कि जब भी वो अपनी आंखों को बंद करता था तो उसकी नजरों के सामने सिर्फ और सिर्फ वही लड़की होती थी, वही पेड़ वाली लड़की, और वो माधव को देखकर मुस्कुरा रही होती थी। माधव ने फिर वही किया, उसने सब चीजों को भुला दिया और उसने बोला कि अब से जब भी मैं अपने घर पे आया करूंगा तो मेरे लिए कोई भी शॉर्टकट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे अपना वक्त नहीं बचाना है, मेरी जान की कीमत इससे ज्यादा कई बढ़कर है। मुझे किसी शॉर्टकट से नहीं जाना। वो ये भी समझ गया था कि क्यों कोई भी गांव वाला उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता, और क्यों वो गांव वाले उसको इस तरीके से देख रहे थे जब वो पहली बार उस रास्ते से जाने निकला था, क्योंकि वो रास्ता श्रापित है, वहां से कभी भी किसी को नहीं जाना चाहिए। और गाइज, यही थी ये कहानी कांगड़ा गांव की।